हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 24 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे दुनिया भर में मनाया गया। इसका राइट आंसर है आपका 18 दिसंबर। अब ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रिजर्वेशन के लिए प्रत्येक वर्ष आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों, जो विश्व में आपका विश्व के अनेक देशों में जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या आपका भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर बहुत कम है, ऐसे लोगों के राइट्स के लिए आपका क्या मनाया जाता है? 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि हु इज माइनॉरिटीज, यानी कहने का मतलब अल्पसंख्यक कौन है। अगर बात करें आपका यूएन की परिभाषा के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा, वे लोग जिनकी जनसंख्या भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर किसी क्षेत्र में, किसी देश में आपका बहुत कम है, उन्हीं को आपका माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक कहा जाता है। जबकि भारत में आपका जो भारत का केंद्र सरकार है, उसके द्वारा आपका किसी भी आधार पर किसी को भी माइनॉरिटी क्या किया जा सकता है? घोषित किया जा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसके आधार पर किसी को आपका माइनॉरिटीज माना गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 29 और 30 है, वो अल्पसंख्यक से ही संबंधित है और उनके आपका जो राइट्स हैं उनका क्या करता है? प्रिजर्वेशन करता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी के लिए भारत के द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 पारित किया गया और भारत में आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी जी। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, सत्यार्थी न्यू बुक सजेस्ट सॉल्यूशन टू कोविड-19 क्राइसिस। अब ध्यान रखिएगा, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनके द्वारा जो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान लिखा है, उन्होंने आपका इस किताब में कोविड-19 से आपका उभरने के बाद कैसे दुनिया फिर से आपका एक नॉर्मल लाइफ में आए, या आपका कैसे इस कोविड-19 से जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में पेंडेमिक के स्तर पर आपका दुनिया में पहुंच चुकी है और लगातार आपका आज भी केसेस आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम कोविड-19 से कैसे उभरेंगे और दुनिया कैसे आपका और बेहतर हो सकती है, पहले की तरह और पहले से बेहतर हो सकती है। ये सारी के सारी चीज़ें आपका सभ्यता का संकट और समाधान कोविड-19 किताब में किसने लिखा है? आपका कैलाश सत्यार्थी जी ने। अगर बात करें आपका कैलाश सत्यार्थी जी की, तो ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए आपका शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा, जब 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, तो एक आपका जो है मलाला यूसुफजई थी और एक आपका हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी जी थे, जो आपका बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोनों को 2014 में संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को क्या दिया गया था? पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस देश की मदद से बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला भारतीय उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। क्या है आपका? फ्रांस। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में
इसका जो मकसद है साथियों वो ये है कि आपका किस तरीके से भारत में जो बिजली का क्षेत्र है उसमें आपका स्किल्स को बढ़ाया जाए और उस स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ लोगों को कैसे आपका बिजली के क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाए। इसीलिए आपका हरियाणा में पहला भारतीय उत्कृष्टता केंद्र फ्रांस की सहायता से भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में वहां के राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग कर दी गई है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में मार्क हो गया है गलती से, ये आपका संसद भंग कर दी है। इसका राइट आंसर है नेपाल। ये है आपका BBC हिंदी का आर्टिकल। नेपाल में राजनीतिक संकट, 7 मंत्रियों का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया संसद भंग करने का फैसला। अब ध्यान रखिएगा, वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है साथियों? विद्या देवी भंडारी। और ध्यान रखिएगा, जो विद्या देवी भंडारी जी हैं उन्होंने आपका नेपाल की जो संसद है उसको क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। अब क्या है आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आपका अगर नेपाल की बात करें तो ये है अपना प्यारा भारत। नीचे पूरा भारत का ये पूर्वोत्तर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका भूटान और ये रहा आपका उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ नेपाल। ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, ये जो नेपाल है, नेपाल 2008 से पहले आपका पूरा का पूरा मोनार्की हुआ करता था। ठीक है ना? जब 2008 में आपका यहाँ पर एक सेकुलर स्टेट की स्थापना की जाती है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर संविधान सभा का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब वो जो संविधान सभा का निर्माण किया जाता है तो उसके बाद इसका अपना संविधान बनता है। ठीक है ना? संविधान बनता है। इस संविधान को आपका 2015 में क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। यानी नेपाल के संविधान को 2015 में आपका लागू किया जाता है। और भारत की भांति आपका इसको एक रिपब्लिक स्टेट के रूप में स्थापित किया जाता है। अब साथियों ध्यान रखना, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर देश का जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख कहने का मतलब देश का पहला नागरिक। जैसे भारत में आपका भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, भारत के प्रेसिडेंट भारत के क्या होते हैं? पहले नागरिक होते हैं, या आपका भारत के वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का भारत में एक निश्चित समय के लिए चुनाव होता है और आपका जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से होते हैं। यानी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने होते हैं, विधायक या सांसद, वो आपका राष्ट्रपति का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो यही आपका प्रोसेस कहाँ पर अपनाया गया? नेपाल में अपनाया गया। यानी उसको 2015 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिपब्लिक और सेकुलर राष्ट्र की क्या की गई? घोषणा की गई। अब आपका ध्यान रखिएगा, 2017 में यहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है ना? जो मार्क्स आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इसमें आपका बहुमत हासिल करती है। एक्चुअली में यहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट। ये आपका 2 पार्टियाँ हैं। एक के प्रमुख थे आपका KP शर्मा ओली और एक के प्रमुख कौन थे? आपका प्रचंड, जिन्हें आपका पुष्प कुमार दहल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, शुरुआत से थोड़े बहुत विवाद इनके बीच में थे, लेकिन आपका 2 साल इन्होंने ठीक ठाक शासन चलाया। 2017 में जब इलेक्शन होता है तो आपका ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, ये बहुमत में आती है और वहाँ पर सरकार बनाती है। और यहाँ के आपका जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं KP शर्मा ओली। कौन बनाए जाते हैं? KP शर्मा ओली। अब अभी आपका जो है इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया कि KP शर्मा ओली को आपका राष्ट्रपति को यह आदेश देना पड़ा कि आप जो है संसद को क्या कर दीजिए? भंग कर दीजिए। अब ध्यान रखिए दोस्तों, नेपाल के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 85। कौन सा आपका? आर्टिकल 85। इस आर्टिकल में 2015 में जो इसका नया संविधान यहाँ पर लागू हुआ था, इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि आपका राष्ट्रपति तभी संसद को भंग कर सकता है जब वहाँ पर किसी पार्टी का क्या ना हो? बहुमत ना हो। जबकि आपका जो वर्तमान में
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी उसका वहाँ पर पूर्ण बहुमत था। लेकिन आपका आर्टिकल 85 में साफ साफ लिखा गया है कि जब बहुमत नहीं होगा तभी आपका क्या किया जाएगा, संसद भंग किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के जो संविधान के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इसे आपका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। साथ में वो कह रहे हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ आपका क्या है, कार्य है। अब ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपका बात खत्म नहीं होती है कि एक्चुअली में इन्होंने आपका संविधान सभा को भंग क्यों किया। इससे पहले भी आपका बहुत सी कहानियां होती। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, बीच में यहाँ पर राजतंत्र की मांग को लेकर लोग क्या हुए, सड़कों पर आए। ठीक है ना, सड़कों पर इसलिए आए क्योंकि जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे या आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में आई थी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, करप्शन से कैसे दूर किया जा सकता है या करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है, ये हम सारे के सारे प्रयास करेंगे और साथ में आपका बेरोजगारी, गरीबी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है कि केपी शर्मा ओली की जब सरकार आती है, ना ही ये गरीबी को दूर कर पाते हैं, ना ये आपका रोजगार दे पाते हैं और ना ही आपका भ्रष्टाचार ये कम कर पाते हैं। यहाँ के जनता का यह आरोप है कि उसके बाद आपका भ्रष्टाचार कम होने की बजाय यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि अभी हाल ही में जो वर्तमान समस्या है वो कैसे उत्पन्न होती है, इसका ऐतिहासिक तो आपका जो है हमने समझा कि किस तरीके से आपका शुरुआत में ये पार्टी वापस आई, सरकार में आती है जब, और सरकार में आने के बाद आपका जो वादे करते हैं वो निभा नहीं पाती। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो कोविड-19 था, कोविड-19 के टाइम पर भी आपका कहीं ना कहीं वहाँ पर यानी नेपाल में ये सरकार क्या रहती है, असफल रहती है और कोविड-19 को आपका सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। लोगों को आपका सही तरीके से ना आपका हेल्थ फैसिलिटी मिलती है और ना ही आपका जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोग आपका सड़कों पर आ जाते हैं। अब हाल ही में पीएम ने आपका यानी पीएम के आदेश के द्वारा राष्ट्रपति ने आपका एक ऑर्डिनेंस पास किया, समझ रहे हो ना, और उस ऑर्डिनेंस का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, यानी आपका जो है संवैधानिक परिषद कानून इसका नाम था, समझ गए ना। इस कानून में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट है, इस कानून के तहत आपका पहले होता क्या था कि जो नेपाल की संसद थी, एक्चुअली में नेपाल की जो पार्लियामेंट है भारत की तरह उसके भी आपका 2 सदन है, ठीक है ना। एक तो है लोअर हाउस और एक है आपका अपर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है नेशनल असेंबली। क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली, जबकि आपका लोअर हाउस को बोलता जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा। अब ध्यान रखिएगा, आपका जब भी वहाँ पर कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ होती थी या आपका जो है जो भी देश के हित में या कोई भी विदेशी आपका जो है व्यापार वगैरह के सिचुएशन में आपका वहाँ पर डिसीजन लिया जाता था या उन पदों में नियुक्ति होती थी, संसदीय समितियों में कोई नियुक्ति होती थी, तो वहाँ आपका जो है एक समिति थी 5 सदस्यों की, जिसे हम कोलेजियम कह सकते हैं। इस कोलेजियम में आपका ध्यान रखिएगा 5 सदस्य होते थे, जिसमें वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता था सुप्रीम कोर्ट का, साथ में आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता था और लोकसभा में जो अपोजिशन का सदस्य वो भी होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो ये आपका जो है यहाँ पर 5 सदस्य होते थे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी केपी शर्मा ओली ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट आपका क्या किया, पास किया, तो इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। कुल मिला के 5 सदस्यों का जो कोलिजियम था उसको आपका खत्म कर दिया और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने आपका टोटली पावर अपने पास ले ली और इस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट के तहत जो विदेश सेवा है, मिलिट्री सर्विस है या अन्य महत्वपूर्ण पद है, उस पर आपका बिना संसद की अनुमति के कौन नियुक्त कर पाएंगे, आपका प्रधानमंत्री यानी केपी शर्मा ओली आपका नियुक्त कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में उनकी पार्टी के अंदर ही उनका क्या होने लग गया, विरोध होने लगा और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने तुरंत से आपका राष्ट्रपति को आदेश दे दिया और विद्या देवी भंडारी जी को जैसी आदेश दिया, उन्होंने आपका इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया और ये ऑर्डिनेंस आपका पास कर दिया। ऐसे सिचुएशन में वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है
उसको आपका यहाँ पर भंग कर दिया गया और चुनाव की घोषणा अगले महीने यानी माफ करेगा अगले साल अप्रैल और मई के बीच में आपका आयोजन किए जाने की घोषणा कर दी गई। यानी कहने का मतलब आपका 6 महीने अभी भी आपका वहाँ पर केपी शर्मा ओली कुल मिला के आपका अकेले क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों। यानी कहने का मतलब ऐतिहासिक रूप से अगर देखें, फिर वर्तमान की जब सिचुएशन को देखें तो जो केपी शर्मा ओली थे वो चारों तरफ से क्या हो रहे थे, घिर रहे थे। दूसरी चीज, उनको अपने शासन में इंटरफियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से आपका नेपाल की जो संसद है उसको अभी हाल ही में भंग कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आपका पूरी की पूरी कहानी। अगर बात करें आपका नेपाल की, तो ध्यान रखिएगा नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू। अब ये जो नेपाल है वो आपका एक क्या है, हिमालयी देश है। कौन सा आपका जो है एक हिमालयन कंट्री है। और ध्यान रखिएगा इसी आपका जो है नेपाल से हिमालय गुजरती है और इसी हिमालय पर आपका एवरेस्ट स्थित है। कौन सा आपका एवरेस्ट। अब हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था एवरेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये जो नेपाल है यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। और हाल ही में आपका नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से सर्वे करके इसकी आपका नई हाइट क्या कर रखी है, जारी कर रखी है। और वो हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर। कितनी है आपका, 8,848.86 मीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेपाल में इसको सागरमाथा और जबकि आपका तिब्बत में इसे कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और इसका पुराना नाम था पीक 15। तेंजिंग और नोर्गे दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1953 में इसको सबसे पहले यानी एवरेस्ट को फतह किया था। और अभी हाल ही में इसकी न्यू हाइट आपका काउंट की गई है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के 5वें आपका प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर ही आपका प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसे मनाने की शुरुआत होती है आपका 2001 में। कब होती है आपका, 2001 में। अब ध्यान रखिएगा जो चौधरी चरण सिंह जी होते हैं इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ। कब हुआ आपका, 23 दिसंबर 1902 को हुआ। इसीलिए आपका इन्हीं के याद करने के लिए, इनके जन्मदिन को याद करने के लिए 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हापुड़ में होता है। कहाँ होता है आपका, हापुड़ उत्तर प्रदेश में होता है। और ध्यान रखिएगा भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और जुलाई 28 1979 से जनवरी 14 1980 तक आपका इनका बहुत अल्प कार्यकाल रहता है। किसका, आपका चौधरी चरण सिंह का, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और ध्यान रखिएगा 2 बार ये यूपी के क्या रहे, आपका सीएम रहे। और इन्हें यूपी में जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था उसका प्रधान वास्तुकार माना जाता है। दिल्ली में इनकी समाधि है जिसे आपका किसान घाट के नाम से जाना जाता है। कौन से घाट के नाम से, किसान घाट के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में खुदीराम बोस खबरों में थे, यह किस घटना से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फर हत्याकांड। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। शाह पेज होमेज टू द खुदीराम बोस, ऑफर्स प्रेयर्स एट सिद्धार्थेश्वरी टेम्पल। अब ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री हैं जिनका नाम है आपका अमित शाह। अब ध्यान
ध्यान रखिएगा, जो अमित शाह जी हैं वो आपका एक चुनावी कैंपेन में थे, कहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में। अब ध्यान रखिएगा, जो खुदीराम बोस होते हैं वो एक स्वतंत्रता आपका क्रांतिकारी होते हैं। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है, यहीं पर इनकी एक स्टैच्यू थी जहां पर आपका अमित शाह के द्वारा फूलमाला चढ़ाई गई। इसीलिए दोस्तों उन्होंने आपका यहां पर खुदीराम बोस का क्या किया, जिक्र किया, इसीलिए अभी न्यूज में है। अब कौन है आपका खुदीराम बोस और आपका इनकी चर्चा अमित शाह जी के द्वारा क्यों की गई, इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस का जन्म 1889 में मेदिनीपुर, कहाँ पर आपका 1889 में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर आपका मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आपका इनका मुजफ्फरनगर हत्याकांड से क्या संबंध है उसको हम लोग समझते हैं। अब ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा रेडिकल विचारधारा यानी क्रांतिकारी विचारधारा इनकी बचपन से थी, ठीक है ना। और उस समय भारत में आपका जो है स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। होता क्या है, बचपन से ही आपका इनकी क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण श्री अरबिंदो और भागिनी निवेदिता के जो व्याख्यानों से प्रेरित होकर किशोरावस्था में ही एक क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो अरबिंदो थे और भागिनी निवेदिता थी, ये आपका भारत के बहुत ही फेमस क्या थे, क्रांतिकारी थे। इनके व्याख्यानों से प्रेरित होकर, इनके भाषणों से प्रेरित होकर ये किशोरावस्था में ही, जब इनकी आपका लगभग 10 से 12 साल की एज होती तभी आपका जो है प्रभावित हो जाते हैं। होता क्या है, 15 साल में ये आपका अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे, क्योंकि उस समय जो अनुशीलन समिति थी वो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी। और ध्यान रखिएगा, भारतीयों को आपका बम बनाना इसी अनुशीलन समिति ने क्या किया था, सिखाया था। अब ध्यान रखिएगा, जब इसके कांटेक्ट में आई तो होता क्या है, 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। क्या आपका बंगाल विभाजन होता है, इस समय ये केवल आपका 15 वर्ष के, ठीक है ना। होता क्या है, जब 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है तो उस समय आपका मुजफ्फरपुर के जो डीएम थे उनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था आपका, किंग्सफोर्ड। अब इस किंग्सफोर्ड के द्वारा जबरदस्त तरीके से जो स्वदेशी आंदोलन था, बंगाल विभाजन के बाद पूरे बंगाल में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब ध्यान रखिएगा, इसी समय आपका जो खुदीराम बोस होते हैं, खुदीराम बोस सक्रिय रूप से आपका क्रांति में शामिल हो जाते हैं। अब जब आपका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, अनुशीलन समिति में आपका जो है शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि उसी समय किंग्सफोर्ड के द्वारा मुजफ्फरपुर में जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारियों का दमन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी समय ये सारी तस्वीरें आपका जो खुदीराम बोस थे वो देख रहे थे कि किस तरीके से किंग्सफोर्ड, जो भारतीय लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आपका जो है कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। उसके बाद इनके एक साथी होते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, 30 अप्रैल 1908 को आपका जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी थी उसकी गाड़ी के ऊपर आपका बम फेंकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस गाड़ी में आपका किंग्सफोर्ड आपका बच निकलते हैं, क्योंकि किंग्सफोर्ड उस समय आपका इसी जिले के क्या थे, आपका मजिस्ट्रेट थे। नहीं, बंगाल में जो ये जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ के आपका वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिस तरीके से आजकल डीएम होते हैं, ठीक है ना। तो किंग्सफोर्ड आपका बच जाते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा इस गाड़ी में एक अन्य आपका अफसर के क्या होता है, परिजन होते हैं, और उन परिजनों की यहाँ पर आपका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद खुदीराम बोस को आपका गिरफ्तार कर दिया जाता है, और जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं इनके साथी, कौन आपका प्रफुल्ल चाकी, ये आपका खुद से अपने आप को क्या मार लेते हैं, गोली मार लेते हैं। लेकिन आपका जो खुदीराम बोस होते हैं वो आपका गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और होता क्या है, लास्ट टाइम पर 11 अगस्त 1908 को आपका इनको फांसी की सज़ा केवल 18 वर्ष में दे दी जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके अंदर बचपन से ही क्रांति की कितनी आपका जो है बहुत ज़्यादा भावनाएं होंगी अपने देश के प्रति, कि आपका केवल 18 वर्ष में ही ये आपका फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं देश के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस खुदीराम के
बोस जी के बारे में। किसके बारे में? आपका खुदीराम बोस जी के बारे में। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शीत ऋतु के पारंपरिक 40 दिन की अवधि के लिए चिल्ला चिल्लाई कलान की शुरुआत हो गई है। ये हो गई है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर साथियों? जम्मू एंड कश्मीर में। ये है आपका ग्रेट कश्मीर का आर्टिकल। चिल्लाई कलान 40 डेज हर्ष विंटर पीरियड स्टार्ट्स टुडे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है, ये जो आपका महोत्सव है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, किसके अनुसार? आपका भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 31 दिसंबर से 30 जनवरी की अवधि को कश्मीर की स्थानीय भाषा में चिल्ले चिल्लाई कहा जाता है। यानी कहने का मतलब आपका 21 जो दिसंबर है यहाँ से लेकर आपका नेक्स्ट ईयर आपका कितने तक? 30 जनवरी तक जो आपका अवधि होती है JNK में, उसको वहाँ पर स्थानीय भाषा में चिल्ले चिल्लाई कहा जाता है। यानी खतरनाक ठंड पड़ती है। और ध्यान रखिएगा, इन 40 दिनों में बर्फबारी की जो संभावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात आपका जो है यहाँ पर बर्फ अवश्य आपका गिरती है। इस तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ठीक है ना? तो आपका इसी समय को क्या बोला जाता है? चिल्ले चिल्लाई आपका कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर से ये शुरू होता है और 30 आपका जनवरी तक ये चलता है। और 21 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो चिल्लाई कलान है वो किससे संबंधित है? कश्मीर घाटी से संबंधित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में समुद्री विकास प्राधिकरण में कहाँ चली कृषकों के लिए एक बहुमासी कॉल सेंटर की स्थापना की है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बहुभाषी कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, ये की गई है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ की गई? आपका आंध्र प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है विजयवाड़ा। क्या नाम है आपका? विजयवाड़ा है। इसी स्थान पर समुद्री विकास प्राधिकरण ने जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी आपका कृषि कॉल सेंटर की क्या कर रखी है? स्थापना कर रखी है। अब ये क्या है आपका? बहुभाषी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका मासी हो गया है, ये एक्चुअली में आपका बहुभाषी है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो बहुभाषी आपका कॉल सेंटर है, यह सेंटर आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित। अब कौन सी कृषि? आपका जो समुद्री या पानी का कृषि होता है, जैसे मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, जो लोग आपका इसकी कृषि करते हैं, इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकी मुद्दों को संबोधित करेगा। कहने का मतलब जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपका इन लोगों के सामने आएगी उसको आपका क्या करेगा? आपका इनको जानकारी प्रदान करेगा। और साथ में ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से जो जलीय कृषक होते हैं उनको 24 घंटे आपका विशेषज्ञों के द्वारा कुशल खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। यानी कहने का मतलब आपका कैसे जो जलीय कृषि है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे आपका जो है हम उसको कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और साथ में आपका जो है अपने जो प्रोडक्शन है उसको कैसे मार्केट तक भेज सकते हैं। ये सब चीज़ों का आपका जो है जो सजेशन है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? इस बहुभाषी कॉल सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश पूरे भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात में 60% का आपका कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान देता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका कहां पर स्थापित हो रखा है? आंध्र प्रदेश में। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।